हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स करी थी और बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस पर बात करी थी। ओके। स्पेशली स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने लिखी थी। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है। In the given figure, two long wires W1 and W2 each carrying a current I both are placed parallel to Z-axis. The direction of current in both the wires are same outward as shown in the figure. Find the magnetic field B at the point P. ये क्वेश्चन है मेरे सामने। ओके। और इस क्वेश्चन में खास बात क्या है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर दो इनफाइनाइट वायर्स दिए हुए हैं। ये भी एक इनफाइनाइट वायर है और ये भी एक इनफाइनाइट वायर है, और ये दोनों इनफाइनाइट वायर जो हैं इन दोनों के नेमिंग्स करे हैं W1 एंड W2, और दोनों में करंट आई फ्लो कर रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में, और ये जेड एक्सिस के पैरेलल रखे हुए हैं, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में रखे हुए हैं जैसा कि डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। ओके। और करंट आउटवर्ड आ रही है और मुझे बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये इनफाइनाइट वायर है और इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। लेकिन डायरेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को कुछ इस तरह से बना लेता हूँ। देखिए, एक वायर को मैंने यहाँ पर बना लिया और एक वायर को मैंने यहाँ पर बना लिया। इस तरह के डायग्राम को समझना पड़ेगा अब आपको। इसका मतलब आप समझें, इस तरह का डायग्राम अगर आपको मिले भी ना तो आप समझें कि वायर है और ये वायर में करंट बाहर की तरफ आ रही है। जो इस वायर में करंट आई आ रही है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, और इसमें भी करंट किधर आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। फिर फर्दर उसने हमसे बोला है कि कुछ ऐसे बोला, उसने एक पॉइंट लिया है, एक पॉइंट उसने P लिया है। आई एम ऑल्सो टेकिंग अ पॉइंट P हियर, और इस P पॉइंट पर मुझे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो बेटा इस वाले वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहले लिखनी पड़ेगी, फिर इस वाले वायर की वजह से लिखनी पड़ेगी, प्रॉपर डायरेक्शंस लिखनी पड़ेंगी, और फिर चूंकि मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है देन हम उसे अगर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके रिजल्टेंट फाइंड करेंगे और बी नेट निकालेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार आपको दिखा देता हूँ वापस से, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी डिस्टेंस क्या है। देखिए, ओरिजिन से जो भी सेंटर पॉइंट है ओरिजिन, दोनों तरफ जो वायर्स हैं इनकी डिस्टेंसेस सेम है, और ए हैं, और ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन जो P पॉइंट की है ओरिजिन से वो क्या है, Y है। ठीक है ना। ओके। तो आइए ज़रा यहाँ पे भी डायग्राम में भी बना लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस भी A है और ये वाली डिस्टेंस भी A है, और ये वाली डिस्टेंस क्या है, Y है। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ठीक है, कि भाई यहाँ से इसको मैंने मिलाया। देखिए मैं सीधे मिला देता हूं इसको। ये ठीक है। अब ये आर वेक्टर हो गया है। ये अगर आर वेक्टर हो गया इस वाले वायर के लिए, आर वेक्टर का रोल प्ले करेगा। आएगा कितना वो हम देख लेंगे, जितना आएगा इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी √a² प्लस y²। ओके, बट ये आर वेक्टर का रोल प्ले करेगा, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। तो जो बी आएगा वो इसके परपेंडिकुलर आएगा। अब बी की यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर बी की डायरेक्शन क्या होगी, इसको देखते हैं जरा। फिंगर्स को उसमें फंसाया ऐसे, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मैं इसे ग्रीन कलर से दिखाता हूं। ठीक है ना। ओके, तो ये एंगल जो है ये एंगल होगा 90 डिग्रीज। ओके, यहाँ पे एंगल का बहुत ध्यान रखना है। इसकी वैल्यू मैंने थोड़ी देर के लिए B1 मान ली है। क्या मान ली है, B1 मान ली है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब अगर मैं B1 को लिखना चाहूँ तो मैं B1 का मैग्नीट्यूड तो बहुत आसानी से लिख सकता हूँ। B1 इज व्हाट एक्चुअली म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। ठीक है ना, ये तो B1 का मैग्नीट्यूड हो गया। ओके, अब B1 को क्या कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा, अभी हम उसकी बात करेंगे। ठीक है। ओके, तो
अच्छा, ये तो बात हो गई B1 की। अब इस वाले वायर की वजह से इस पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इसको मैं थोड़ा सा अलग डायग्राम में दिखाता हूँ, नहीं तो आपका सब मर्ज हो जाएगा एक में ही। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सा बोल सकते हैं इसको भी। और इस वाले वायर की वजह से भी यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इसको पहले इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब ये आर वेक्टर का रोल प्ले करेगा। ओके, करंट बाहर की तरफ आ रही है क्रॉस आर, इसके भी परपेंडिकुलर, और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को देखते हुए ये कुछ ऐसे आएगा 90 डिग्री के एंगल पर। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस एंगल को कुछ मान लूँ, थीटा मान लूँ, इस वाले एंगल को, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी बाय द सिमेट्री थीटा ही होगा। ओके, बहुत ध्यान से समझें। तो अगर मैं यहाँ पर इसे रिजॉल्व करूँ और इसे रिजॉल्व करूँ तो मैं रिजल्टेंट कैसे लिख पाऊंगा, तो इसका रिजोल्यूशन समझ लें पहले तो आसानी के साथ में। ठीक है ना, पहले तो हम इसका रिजोल्यूशन समझ लेते हैं कि अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दूँ तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल मेरे पास में ऑटोमेटिकली क्या होगा, थीटा होगा। ओके, और ठीक इसी तरह से अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल देखूं, जिसको कि मैं B2 कह रहा हूं, तो अगर ये एंगल मेरा थीटा है, ओके, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं P पॉइंट पर बनाना चाहूँ, रिजल्टेंट का डायग्राम बनाना चाहूँ P पॉइंट पर, तो P पॉइंट पर मेरे को डायग्राम कुछ ऐसा मिलेगा कि एक हॉरिजॉन्टल जा रहा है और उस हॉरिजॉन्टल के साथ में एक वेक्टर ऊपर की तरफ होगा B1 का और एक वेक्टर नीचे की तरफ होगा B2 का, और ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। और चूंकि मैग्नीट्यूड वाइज B1 और B2 का मैग्नीट्यूड जो है वो यहाँ पर सेम है, B1 और B2 का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो यहाँ पर सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि वो है क्या, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई 2 पाई D। ठीक है ना, जो कि क्या है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई। अब D में मैं क्या रखूंगा, D में मैं रखूंगा रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D की जगह रूट ओवर A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब मैं अगर इसे रिजॉल्व करूं कंपोनेंट्स में तो देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो ये वाला कंपोनेंट तो इस वाले कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा B1 साइन थीटा और यहाँ पर आएगा B2 साइन थीटा, और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और इस डायरेक्शन में ही नेट रिजल्टेंट मिलेगा मेरे को। और कितना मिलेगा इस डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट, लिख लेते हैं क्या, कितना मिलेगा बच्चों इस डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट मिलेगा, B1 प्लस B2 ऑफ कॉस थीटा। ठीक है ना, ओके, B1 प्लस B2 ऑफ कॉस थीटा। ठीक, अच्छा, तो ये तो मेरे को इस डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट मिला। तो B नेट क्या आया मेरे पास में, देखिए B1 और B2 मैग्नीट्यूड में तो सेम ही है, तो मैं इसको सीधे सीधे 2 टाइम्स लिख दे रहा हूँ, 2 टाइम्स B1 या B2 कुछ भी लिख लो कॉस थीटा। और डायरेक्शन क्या आई है, अगर वेक्टर लगाऊं तो डायरेक्शन आई है माइनस आई कैप, ये डायरेक्शन माइनस आई कैप की डायरेक्शन है। ओके, अब जरा हम B1 की वैल्यू रख देते हैं 2, B1 की वैल्यू क्या आई थी, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, और D की वैल्यू रूट ओवर A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अच्छा, इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से लिखना चाहूँ, किसी भी ट्रायंगल से आप कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा जब आप यहाँ से लिखोगे तो ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो वाई अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन वाइज माइनस आई कैप, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, म्यू नॉट I वाई अपॉन A स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा, माइनस आई कैप। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आई इन दोनों वायर्स की वजह से। जब मैंने इन दोनों वायर्स को लिया है तो इन दोनों वायर्स की वजह से यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड ये मिल रही है, ठीक है ना। तो इस वैरायटी के क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस वैरायटी का क्वेश्चन हमें कर लेना चाहिए, वो बेटर रहेगा, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा वैरायटी को चेंज करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक current carrying current I flows in a circuit shaped like an isosceles trapezium, या isosceles trapezium है, ठीक है ना। The ratio of the base is 2, the length of the smaller base is L, smaller base की लेंथ क्या है, L है। Calculate the magnetic induction at point P, मुझे P पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। Located in the plane of the trapezium, trapezium के प्लेन में लोकेटेड हो, बट एट डिस्टेंस a फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्मॉलर बेस, स्मॉलर बेस से a की डिस्टेंस पर हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या है कि अपना कॉन्सेप्ट भी चेक होगा, और साथ में हमें देखना होगा कि इसमें हम किस लेवल तक की ज्योमेट्री का यूज़ भी करना पड़ सकता है हमको। आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर ही मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस P पॉइंट पर ही मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ओके, तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक वायर ये दिख रहा है, एक वायर ये दिख रहा है, एक वायर ये दिख रहा है, और एक वायर ये दिख रहा है, टोटल 4 वायर दिख रहे हैं मुझको। इन चारों की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर लिखनी होगी, ठीक, सबसे पहली बात। अब मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई पॉइंट किसी वायर के लाइन अलोंग आ जाता है, मतलब कोई पॉइंट अगर किसी वायर की लाइन के अलोंग आ जाता है, तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड उस वायर की 0 लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि θ1 θ2 0 हो जाते हैं। इस पर हमने बात करी थी पहले। तो अगर ध्यान से देखें, इस वाले वायर, ये वाला जो वायर है, शुड आई चेंज द कलर, या अब आपको दिखेगा ये वाला जो वायर है, इस में जो करंट फ्लो कर रही है तो अलोंग दिस पॉइंट P को, मतलब P पॉइंट इसके अलोंग आ रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड P पर क्या होगी, 0 होगी। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड P पर देखें अगर, तो बेटा इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी P पर 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये भी क्या आ रहा है, वायर के अलोंग आ रहा है। तो कुल मिलाकर के अब बॉटम लाइन इज दिस कि अपने पास 2 वायर ऐसे हैं जिनकी वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लिखनी है। अब वो 2 वायर कौन कौन से हैं, आइए एक तो देखते हैं। एक तो ये वाला वायर है और एक ये वाला वायर है, और इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर अपोजिट होगी। एक की वजह से अगर ऐसे लूँगा तो अंदर की तरफ आएगी, और छोटे वाले वायर की वजह से बाहर की तरफ आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने हमको ये वैल्यू A दे रखी है। ओके, अब मुझे यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है उन पर भी मैं फोकस थोड़ा सा कर देता हूँ। पहली चीज़ तो बेटा हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कि इस वाले वायर से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मुझे चाहिए होगी, किसी तरह से निकालनी पड़ेगी। साथ में ही ये वायर इस पॉइंट पर जो एंगल बना रहा होगा, इट मीन्स टू से ये एंगल मुझे चाहिए होगा, और ये एंगल भी मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके। हालांकि इतना टिपिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने कई बातें खुद बता दी। उसने कहा था रेशियो ऑफ द बेस इज 2, मतलब इसका बेस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बेस का रेशियो 2 है, मतलब ये और ये इन दोनों का जो रेशियो है वो 1:2 का है, मतलब 2 का रेशियो है, ये इसका डबल है। और स्मॉलर बेस की लेंथ अगर L है तो लार्जर वाले की ऑब्वियसली 2L होगी। ठीक है ना, ओके, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अच्छा तो अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इस एंगल पर फोकस करेंगे और इस लेंथ पर फोकस करेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं ये डिस्टेंस निकालने चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल को यूज़ करूं, बाय द सिमिलर ट्रायंगल।
सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट अगर मैं यूज़ करूं तो ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, ये दोनों सिमिलर हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल से मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि इस वाले की साइड अगर ये L है, ओके, तो ये 2L है। ठीक इसी तरह से अगर ये वाले की साइड A है तो ये वाली क्या होगी, 2A होगी। आप इसको साइड के रेशियो से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके भाई, हाइट का रेशियो और बेस का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब अगर इसका परपेंडिकुलर A है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, 2A होगा, ठीक है। तो बाय द सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट हम ये कह सकते हैं कि फॉर दिस वायर, जो बड़ा वाला वायर है, इसके लिए जो D होगा ये क्या होगा, 2A होगा, P पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है ना, बेस के रेशियो से। ये हम सिमिलर ट्रायंगल से यूज कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो आप छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले लें। बेस का रेशियो अगर 2 दे रखा है तो फिर परपेंडिकुलर्स का रेशियो भी क्या होगा, 2 ही होगा। तो ये पूरी डिस्टेंस जो है ये 2A होगी P पॉइंट से ये बड़े वाले वायर की, जो कि बेस है ट्रेपेजियम का, एक बेस है, बड़ा बेस है, उसकी जो डिस्टेंस है वो 2A होगी, ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं छोटे वाले वायर से। छोटे वाले वायर से तो ऑब्वियसली पता है मुझे A होगी, ठीक है। अब बारी आती है साइन अल्फा की। तो साइन अल्फा पर हम बाद में करेंगे, पहले हम एक काम करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर B अगर मैं लिखूँ तो मैं यहाँ पर B1 क्या लिखूँगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई 2A D। अच्छा, साइन अल्फा प्लस, भाई मैं एक काम कर रहा हूँ, ये एंगल भी अल्फा बनेगा और ये एंगल भी अल्फा बनेगा, ऐसा मैं मान ले रहा हूँ। और दोनों एंगल सेम क्यों बनेंगे, बिकॉज यहाँ पर सिमेट्री है, प्लस साइन अल्फा। ये तो B1 की बात हो गई, लेकिन B1 होगा किधर, इनवर्ड, अंदर की तरफ, ठीक है। अब बारी B2 की। B2 के लिए, छोटे वाले वायर के लिए, P पॉइंट का जो D होगा वो तो A ही होगा। तो इसके लिए B2 क्या होगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, D इसके लिए कितना होगा, D की वैल्यू जो होगी वो A होगी, ठीक है ना, ओके। और इसमें भी साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है, ओके। अब देखिए इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड आई है और इसकी डायरेक्शन इनवर्ड आई है। इस बड़े वाले वायर की वजह से डायरेक्शन इनवर्ड आई है और छोटे वाले की वजह से डायरेक्शन क्या आई है, आउटवर्ड आई है, ओके। और इन दोनों की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आई है, इस पॉइंट पर 0 आई है। तो बी नेट जब मैं लिखूंगा, बी नेट लिखता हूं, तो बी नेट मेरे पास में क्या होगा, B1 डिफरेंस B2, दोनों का डिफरेंस। क्यों, क्योंकि एक अंदर की तरफ है और एक क्या है, बाहर की तरफ है। तो अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करूं तो B1 क्या लिखता मैं, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन अल्फा। 2 साइन अल्फा होता, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन अल्फा। अच्छा, B2 को अगर मैं सिंप्लीफाई करता तो B2 क्या लिखता, B2 को लिखता मैं म्यू नॉट I 2 पाई A, 2 साइन अल्फा से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अल्फा, ओके। अब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, B1 और B2 का डिफरेंस लेंगे, ओके। बड़े में से छोटे को घटा देंगे, या ऐसे कर लीजिए, या डिफरेंस ले लीजिए, जो बड़ा होगा नेट रिजल्टेंट उसकी तरफ ही आ जाएगा। अगर मैं देखूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई A बड़ा है कि छोटा है, बड़ी क्वांटिटी से डिवीजन कर रहे हो तो छोटी वैल्यू आएगी, और छोटी क्वांटिटी से डिवीजन कर रहे हो तो बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, ओके। तो बी नेट क्या आएगा, म्यू नॉट I 2 पाई A साइन अल्फा माइनस म्यू नॉट I 4 पाई A साइन अल्फा।
ठीक है ना। ओके, सो एक काम करते हैं, म्यू नॉट आई साइन अल्फ़ा कॉमन कर लेते हैं, अपॉन 2 पाई भी कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ से 1/a माइनस 1/2a, तो भी 1/2a आ जाएगा। a। अब हम साइन अल्फा की वैल्यू इसमें क्या कर दें, पुट कर दें। अब साइन अल्फा की वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, ये देखते हैं भाई। साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा निकालने के लिए मैं इस ट्रायंगल को दे रहा हूं, ये एंगल अल्फा है और ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस ए है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये मेरे पास l/2 है। ठीक है ना। क्यों मैं l/2 ले रहा हूं, क्योंकि उसने बोला है द लेंथ ऑफ द स्मॉलर बेस इज l, तो पूरे बेस की लेंथ तो l है, तो ये उसका आधा बेस ही तो है, ये आधा पार्ट ही तो है, नीचे वाला भी तो आधा पार्ट l/2 का होगा, तो पूरा l का बेस होगा। तो यहाँ से मैं साइन अल्फा अगर लिखता हूँ तो उसके लिए पहले मुझे यहाँ पर हाइपोटेन्यूज लिखना पड़ेगा, जो कि l²/4 + a² आएगा। तो साइन अल्फा यहाँ से क्या आ जाएगा, l/2 अपॉन √l/2 का होल स्क्वायर प्लस a²। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं साइन अल्फा की, तो बी नेट क्या आएगा। अच्छा एक बात देखिए, बी नेट अंदर की तरफ आया है बाहर की तरफ, क्यों, क्योंकि इन ये जो था अपॉन 2πa, ये कौन सा था, ये अंदर की तरफ था या बाहर की तरफ था, ये था बाहर की तरफ और ये था अंदर की तरफ। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए। ओके, ये बाहर था, जस्ट अ सेकेंड, प्रॉपरली करेक्ट करेंगे। 2πa वाला बाहर था और 4πa वाला अंदर की तरफ था, तो ये बड़ा था, तो ऑब्वियसली बाहर की तरफ ही नेट इंटेंसिटी आएगी। नेट इंटेंसिटी किधर आएगी ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर आएगा वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ओके, तो देखिए नेट इंटेंसिटी कहाँ पर आई है, नेट मैग्नेटिक फील्ड आई है आउटवर्ड, किधर आई है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, अब मैं म्यू नॉट आई अपॉन 4πa, साइन अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, l/2 अपॉन √l/2 का होल स्क्वायर प्लस a²। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बाई 2 कट जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa, l ऊपर हो जाएगा और नीचे की तरफ हो जाएगा l² प्लस 4a²। ओके, और डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, बट बाय द प्रैक्टिस आप क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, समय अपना बचा सकते हैं। ओके, कभी भी समय बचाने के चक्कर में गलत नहीं करना है। ओके, समय बचाएं मगर समय इस हिसाब से बचाएं कि समय बचाने का कुछ फ़ायदा मिले। ठीक है ना। ओके, तो ये अपने पास एक और क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ज्योमेट्री का भी अच्छा खासा पार्ट यूज़ हमने किया था। अगली क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ जिन्हें आप ट्राई करिएगा, देन दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एक क्वेश्चन है ये, मैं इसमें एक बार एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ और इसकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि यहाँ से करंट फ्लो कर रही है, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मुझको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये वायर है इसमें करंट फ्लो कर रही है। ठीक है ना, इतना बता रखा है उसने क्वेश्चन के अंदर, और इसमें मुझे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पी पॉइंट यहाँ से a/4 की डिस्टेंस पर ऑलरेडी दिया हुआ है, मुझे देखना है किसकी किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी और किसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ठीक है बच्चों, ओके, तो तब तक आप इस रिवीजन रखें, अच्छे से रिवाइज करें, और अभी हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे मैग्नेटिज्म के। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।